हेलो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मुगल कालीन झारखंड। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, आज की विषय वस्तु है हमारी, आज की टॉपिक जो है मुगल कालीन झारखंड है। तो मुगल कालीन झारखंड को जानने के पहले हम लोग जो है मध्यकालीन झारखंड के अंतर्गत, जैसे हम लोग पिछले क्लास में बात किए, मध्यकालीन झारखंड को दो कालखंडों में बांट के हम लोग देखें, एक सल्तनत कालीन झारखंड और एक मुगल कालीन झारखंड। तो सल्तनत कालीन झारखंड की क्लास हमने ले चुके हैं, जो आपका प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं, वहाँ पे एक बार देख लीजिएगा तो आपको बखूबी तरीके से समझ में आएगा मुगल कालीन झारखंड को। तो जैसे सल्तनत कालीन झारखंड की हम लोग बात किए थे, तो 5 राजवंश को संदर्भित करते हुए उस बात किए थे। जैसे ममलुक वंश, गुलाम, जिसको गुलाम वंश भी बोलते हैं, फिर जाकर के आपका खिलजी वंश, फिर आपका जाकर के क्या तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो ये लोदी वंश जो है सल्तनत काल के अंतिम जो है राजवंश थे, है ना। तो लोदी वंश जो है, चूँकि ये सब अफगानी शासक थे, तो जहाँ ये लोग जो शासन कर रहे थे उसी जगह पर जो है लगभग कमोबेश उसी जगह पर आगरा के आसपास के क्षेत्र में जो है अपना मुगल साम्राज्य की नींव भी वहीं पर पड़ जाती है ना। और जैसे दिल्ली के आसपास में हम लोग सल्तनत काल को देखते हैं, और ये आगरा मतलब दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र में कमोबेश उसी क्षेत्र में जो है ये मुगल काल भी स्थापित हो जाते हैं बाबर द्वारा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये मुगल कालीन शासकों के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि हमारा जो ये भारत है, एक समय सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्राचीन काल से ही जो भारत जो है अपने एक जो है विशाल धन, सोना, संपत्ति, मतलब प्राकृतिक संसाधन, मसाले वगैरह के जो एक विशाल विस्तृत जो है यहाँ अपने समेटा हुआ था, जिसके कारण जो है एकदम मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये सुर्खियों के कारण बना हुआ था। और इसी धन संपत्ति के लालच से जो है कई विदेशी आक्रमण भी जो है सब बार बार जो है भारत पर आक्रमण करते रहे। उसमें से कुषाण को देखते हैं, फिर हुन लोग थे, फिर अफगान लोग थे, तुर्क लोग थे आपका, फिर जाकर के खिलजी लोग थे, सैयद लोग थे, फिर जाकर के मुगल लोग, है ना। मुगल जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे जाकर के हम लोग फिर पढ़ेंगे अंग्रेज लोग भी इसी लूटने के उद्देश्य से ही जो है यहाँ पे आए थे। तो अभी जो है मुगल कालीन हम लोग झारखंड को समझते हैं। तो मुगल कालीन झारखंड को समझने से पहले मुगल कालीन भारत के संदर्भ में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि मुगल काल जो है, मुगल कालीन भारत की स्थापना किसने की। तो चलिए, भारत में मुगल राजवंश जो है एक महत्तम राजवंश मतलब शासनकाल में से एक था, ऐसे समझिए, है ना। जिसने क्या बोलते हैं, मुगल शासकों ने यहाँ के हजारों लोगों पर जो है एक लंबे समय तक शासन किया, और अंत में जो है भारत एक नई विचारधारा की सूत्र में बंध गए। और हम लोग देखते हैं यहाँ एक जो है नई तरह की संस्कृति और आपका राजनीति का एक कालखंड दिखाई हम लोग को मिलता है। तो जैसे हम सभी जानते हैं, है ना, कि भारत जो है यहाँ कई मुस्लिम और हिंदू राजवंश टूटे भारत में, और इन्हीं टूटे स्थिति में ही जो है मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हो गए, है ना। तो मुगल शासक जैसे अपने साम्राज्य के विस्तार करने में सफल, पहले जानते हैं कि सबसे पहले ये क्या बोलते हैं, बाबर, है ना। 1526 में बाबर यहाँ पर आकर के जो है अपने आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना ये लोग कर देते हैं। ये बाबर जो थे आपका एशियाई विजेता थे, है ना। एशियाई जो है एकदम मध्य एशिया, वहाँ के विजेता थे, जो तैमूर लंग की जो है उसके पोता थे, जिन्होंने 1504 में आपका काबुल, फिर 1507 में कंधार, और फिर जाकर के एक बादशाह की उपाधि लेते हुए 1519 से लेकर के 1526 तक जो है भारत पर लगभग 5 बार आक्रमण किए। फिर अंततः हम लोग देखते हैं कि आपका दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम शासक थे, है ना, जिसको इब्राहिम लोदी हम लोग देखते हैं, पानीपत के लड़ाई में, पानीपत के मैदान में जो है उसको हरा दिया जाता है, और मुगल साम्राज्य की नींव को स्थापित कर देते हैं, उसकी नींव को स्थापित कर देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं 1761 में, और अंत में हम लोग देखते हैं कि बाबर की जो है 1530 में
मृत्यु हो जाती है ना। तो इस तरह से लास्ट जो है पानीपत के युद्ध 1761 में हम लोग देखते हैं। तो वहाँ से फिर अब हम लोग देखते हैं कि 1858 में अंग्रेजों द्वारा जो है मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं, उसको जो है दिल्ली के लाल किला से निकाल करके आपका रेंगून निर्वासित कर देता है। और इस तरह से जो है मुगलों का जो है अंतिम चिन्ह भी भारत से समाप्त हो जाता है। तो अकबर के काल में जो है, बाबर के काल में जो है झारखंड का बाबर जो है झारखंड के साथ उसका बहुत ज़्यादा रिश्ता नहीं रहा है, हम लोग को नहीं मिलता है। तो जो भी मिलता है वो अकबर काल से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे मोटा मोटी हम लोग समझते हैं कि आपका अकबर जो है 1556 है ना, 1556 में अकबर का अपना शासनकाल स्टार्ट होता है। और उधर आपका बाबर द्वारा 1526 में होता है ना। तो आपका 26 उधर हो गया, 1556 कितना हुआ, 1526 मतलब लगभग 30 साल है ना। ये 30 साल में कुछ इस टाइप का घटना होता था कि ये जो हम लोग देखें लोधी वंश जो है अफगानी लोग क्या करते थे कि मुगलों के विरुद्ध जो है अपने एक आंदोलन वगैरह का प्लान, माने मुगलों के विरोध में जो है ये लोग अपने कार्यक्रम को अंजाम देते रहते थे, जिसमें जो है मुगल शासक जो है इन लोग को खदेड़ देते थे वहाँ से। और ये लोग जो है अपना छोटा नागपुर वगैरह के क्षेत्र में, हजारीबाग वगैरह के क्षेत्र में आकर के ये लोग छुप जाते थे, क्योंकि घना जंगल का ये क्षेत्र था, तो अपने लिए सुरक्षित जगह भी था। तो इसलिए यही सब होता था। जब भी कोई ऐसे मुगल विरुद्ध जो है ये लोग गतिविधि करते थे, तो मुगलों ने फिर अफगानों को खदेड़ दिया जाता था, और ये जो है छोटा नागपुर, हजारीबाग वगैरह क्षेत्र में आकर के छुप जाते थे, इसका पीछा करते हुए आते थे, और फिर मुगल यहाँ से वापस चले जाते थे। कमोबेश 30 साल में जो है यही सब होता रहा। चूँकि हम लोग को मिलता है कि एक गाजी, हाजी बंधु, जुनैद कुरैशी वगैरह एक जो है एक क्या बोलते हैं उसको, एक मतलब एक्टिव मुगल सैनिक, अफगान सैनिक मान के चलिए, यही सब जो है विशेष रूप से मुगलों के विरुद्ध जो है कार्यक्रम को अंजाम देते थे। हम लोग को टकुराई के युद्ध की हम लोग को जानकारी मिलती है ना। जो मुगल सैनिक अब्दुल रहीम खान खन्ना और जुनैद कुरैशी के बीच जो है युद्ध होता है लगभग 1575 में, जिसमें से जुनैद कुरैशी हार जाते हैं और उनको मुगलों द्वारा खदेड़ दिया जाता है। आपका हजारीबाग के क्षेत्र में जो है एक रामपुर नामक पहाड़ी पर छिप जाते हैं, और वहाँ तक जो है आपका जो है मुगल सैनिक उसको वहाँ तक खदेड़ देते हैं। और कहा जाता है कि जो है आपका 1585 में छोटा नागपुर में जो है मुगलों के आक्रमण के पहले जो है ये लोग मुगल सैनिक जो है छोटा नागपुर क्षेत्र के पास आ पहुँचे थे। तो थोड़ा सा मैप से आपको अच्छे से समझाते हैं, अपने झारखंड का मैप को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं और समझते हैं। ये आपका केवल और केवल समझने की दृष्टिकोण से हम इसको तैयार कर रहे हैं, इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। ये था लगभग इस टाइप का अपना झारखंड है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो लगभग अपना ये है, ये हजारीबाग का क्षेत्र है ना। और फिर हम लोग देखते हैं ये जो था ये पलामू, ये पूरा का पूरा छोटा नागपुर, और ये लगभग इतना जो है ये सिंहभूम का क्षेत्र ये था। फिर इधर संथाल परगना, आपका फिर ये क्षेत्र जो था ये मानभूम का, धनबाद और बोकारो उसके अगल बगल का क्षेत्र, थोड़ा सा हजारीबाग को भी ले लिया जाता है। तो ये मानभूम का क्षेत्र था। ये आपका छोटा नागपुर, ये छोटा नागपुर क्षेत्र है ना, जिसको कोकरा के नाम से भी जानते हैं, इसको कोकरा खंड या खोखरा के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता था कि ये जो है मुगल विरोधी जो अफगान लोग
को जब खदेड़ा जाता था तो यही छोटा नागपुर और हजारीबाग के क्षेत्र में आकर के छुप जाते थे। तो मुगलों द्वारा इनके पीछा यहाँ तक किया जाता था, फिर ये लोग छुप जाते थे, फिर मुगल सैनिक यहाँ से वापस चले जाते थे, इधर दिल्ली आगरा तरफ जहाँ उनका निवास स्थान था वहाँ चले जाते थे। तो इस तरफ से छिटपुट रूप से आ गए थे। तो उसी समय जो है मुगल, ये जो रामपुर का क्षेत्र, इसके अगल बगल में यहाँ पे रामपुर वगैरह का क्षेत्र है, तो रामपुर का क्षेत्र तक जो है जब अफगानों को खदेड़ा गया था तो रामपुर के क्षेत्र तक मुगल सैनिक आ गया था। उसी समय अकबर को जो है इसकी छोटा नागपुर की जो है समृद्धि की जानकारी हो गई थी कि यहाँ पर बहुत ही जो है एक समृद्ध क्या बोलते हैं, एक राज्य यहाँ पर स्थापित है। उसी समय इसकी जानकारी हो गई थी। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि जाकर के आपका लगभग 1576 तक जो है मुगल विरोधी झारखंड में जितने भी मुगल विरोधी अफगान लोग थे लगभग उसकी समाप्त कर दी गई, या फिर उसको मार दिया गया या तो उसको परास्त कर दिया गया, समाप्त हो गया। यहाँ तक अब समझ में आ गई। तो ये जो छोटा नागपुर क्षेत्र में, ये छोटा नागपुर क्षेत्र में आपका जाकर के जब औरंगजेब का नज़र इस छोटा नागपुर क्षेत्र में पड़ा, उस समय छोटा नागपुर क्षेत्र में मधुकर्ण बोल करके एक शासक, यहाँ नागवंशी शासक राज कर रहा था। ठीक है ना, जिन्होंने सुतियांबे से आपका जाकर के कोकरा में जो है आपका राजधानी को स्थापित कर दिया था, क्योंकि कोकरा जो है ना नागवंश के लगभग बीचों बीच पड़ता था, इसलिए जो है ये राजधानी के नज़र से भी ये जो है आपका सुरक्षित स्थान था। ठीक है, जिसके हम लोग देखते हैं कि 1585 तक देखते हैं कि यहाँ पर किसी बाह्य आक्रमण से भी ये अछूता रहता है। चलिए, तो सबसे पहले जो है अकबर इस छोटा नागपुर क्षेत्र तरफ जो है ध्यान आकर्षित करता है। बहुत सारे लोगों का कहना है, इतिहासकारों का कहना है कि अकबर का नज़र जो है इधर इसीलिए पड़ा था क्योंकि ये जो कोकरा में स्थित शंख नदी पर जो है हीरे की प्राप्ति होती थी, जिसके कारण जो है इसकी नज़र जो है इसकी आकर्षित किया इस छोटा नागपुर कोकरा की तरफ जो है। हम लोग जहांगीर के काल में भी अगर पढ़ेंगे तो उसका भी कुछ इसी तरह का कंसेप्ट है कि यही जो है शंख नदी में हीरे की प्राप्त करने के लालच से ही जो है छोटा नागपुर क्षेत्र की तरफ अग्रसर हुए थे। तो यहाँ बहरहाल जो भी है हम लोग इतना तो जान गए हैं कि ये अकबर के लिए यह क्षेत्र जो था यह जो है एक क्या बोलते हैं सामरिक और राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि अकबर जानता था कि हुमायूं के साथ जो है संघर्ष के टाइम जो है शेरशाह स्वयं इस क्षेत्र का उपयोग किए थे, और स्वयं अकबर के विरोध भी जो है कई जो है अफगान विरोधी इस क्षेत्र में शरण लिए हुए थे, शरणस्थली बना दिया था। तो इस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि अकबर के लिए यह क्षेत्र जीतना एक आवश्यक हो गया था। ठीक है, तो यह हो गया। सिंहभूम क्षेत्र में हम लोग देखते हैं तो हाँ, एक अबुल फजल का एक ये था, अबुल फजल के अनुसार जो है क्या था कि ये जो मुगल सैनिक थे ना, एक ये भी याद रखिएगा, अबुल फजल के अनुसार ये जो मुगल सैनिक थे तो इस दुर्गम क्षेत्र में आने में उसको काफ़ी कठिनाई होती थी, इसलिए जो है यहाँ 1500 आपका जाकर के 1585 में शहबाज खान नाम करके कोई मुगल सैनिक था, उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किए और जो है मधुकर्ण को विवश कर दिए, पूरा लूटपाट मचाए और उनको कर आदि देने के लिए विवश कर दिए गए। और चूंकि यहाँ पे छोटा नागपुर क्षेत्र में मतलब कोकरा क्षेत्र में मधुकर्ण जो हार गए, तो इससे क्या हुआ था कि उस टाइम ये जो इसके छोटा नागपुर से लगा हुआ इधर रामगढ़ का क्षेत्र था, तो ये छोटा नागपुर वंश के अंतर्गत ही ये जो रामगढ़ छोटा सा यहाँ वो भी इसी के अंतर्गत आता था। तो निश्चित रूप से जब यहाँ के शासक मुगलों द्वारा हारा गया तो रामगढ़ भी इससे प्रभावित हो गया, अतः दोनों जगह मुगलों के अधीन चला गया, है ना। उस समय तक हम लोग देखते हैं कि छिटपुट रूप से बहुत ज़्यादा इसमें मुगलों का प्रभाव नहीं था। ठीक है, ऐसे समझिए उस समय केवल सालाना कर वसूली तक ही मुगलों का प्रभाव यहाँ तक था, एक मतलब कमज़ोर टाइप का पकड़ था, केवल साल में जो सालाना कर वगैरह था वो ले लेते थे और चले जाते थे अपना जगह पर। इसी तरह का यहाँ पर शासन था। हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो मधुकर्ण को जो आपका पकड़ा था ये मुगलों ने, तो हम लोग देखते हैं कि जब आपका जाकर के क्या था मानसिंह द्वारा जब उड़ीसा इधर जो है उड़ीसा के विजय अभियान के समय जो है एक यहाँ पे अफगान शासक कुतलुक खां बोल करके था, कुतलुक खां, है ना। तो वो अफगान शासक के विरुद्ध जब अभियान चलाए थे मानसिंह ने, तो
ये मधुकर्ण ने भी उनका साथ दिया था। अतः हम कह सकते हैं कि मधुकर्ण को जिंदा छोड़ दिया गया था, हाँ, और उनको स्वतंत्र नागखंड में अपने कोकरा छोटा नागपुर में भेज दिया गया था। इस तरह से हम ये कह सकते हैं। इतनी बात आपको याद रखना। फिर सिंहभूम में हम लोग देखते हैं कि जैसे कोकरा में अकबर काल में ही जो है मुगलों का यहाँ पर आगमन हुआ, सेम उसी तरह से सिंहभूम में भी जो अकबर के काल में ही हुआ था। हम लोग देखते हैं कि यहाँ के जो है आपका पुरहाट के राजा रणजीत सिंह बोल करके एक थे, जिन्होंने आपका जा करके मानभूम सिंह के जब आपका उड़ीसा अभियान के दरमियान जो है इन्होंने मान सिंह के अंगरक्षक की सेना में जो है ये रणजीत सिंह शामिल हो गए थे। अतः हम कह सकते हैं कि ये सिंहभूम में भी जो है मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। फिर उसी तरह से हम लोग देखते हैं मानभूम के क्षेत्र में भी, तो मानभूम के क्षेत्र में भी मानसिंह जब बंगाल और उड़ीसा के अभियान में निकले थे तो उस समय जो है इसी क्षेत्र का आपका जाकर के मानभूम क्षेत्र से होते हुए ही आए थे। अतः हम कह सकते हैं कि मानभूम क्षेत्र में भी जो है अकबर का शासन स्थापित हो गया था। ठीक है ना, यहाँ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। और इसी अभियान के दौरान जो है एक बीके गोखले के अनुसार जो है पारा और तेलकुप्पी में जो है मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था मानसिंह ने, और आपका इधर अगर पंचित किले का भी निर्माण किया था, है ना, मानसिंह द्वारा, यही उड़ीसा अभियान के दरमियान ही। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, संथाल परगना के क्षेत्र में भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ खान ए जहाँ, है ना, खान ए जहाँ और टोडरमल के नेतृत्व में जो है यहाँ पर सैनिक अभियान चला करके आपका तेलियागढ़ की किला में जो है इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया था, है ना। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि कमोबेश झारखंड में जो है झारखंड में पूरा अकबर के जो है शासन स्थापित हो गए थे। फिर हम लोग देखते हैं जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल में भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्या था। तो जहांगीर के काल में छोटा नागपुर में जो है एक, यहाँ पे देखिए, एक टॉलमी का एक वर्णन हमको मिलता है, क्या, एडमस, हाँ, टॉलमी का एक एडमस नाम करके एक वर्णन दिया है उन्होंने, और ग्रीक भाषा में एडमस का अर्थ होता है हीरा, एडमस का अर्थ होता है हीरा। अतः हम कह सकते हैं कि ये जहांगीर भी कमोबेश ये जो यहाँ हीरे की, शंख नदी पे हीरे की प्राप्ति के लालच से ही वो भी छोटा नागपुर क्षेत्र तरफ आए थे, है ना। जब जहांगीर इस तरफ आए थे तो यहाँ के शासक थे दुर्जनसाल, राजा दुर्जनसाल यहाँ के शासक थे। ठीक है, जिन्होंने, जैसे अकबर की आपका मृत्यु हो गया, कितना 1605 में जैसे अकबर की मृत्यु हो गई, उस मृत्यु के बाद जो है ये दुर्जनसाल अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था और मुगलों की अधीनता को वो नकार दिया था और जो कर आदि उन्होंने देना बंद कर दिया था। अतः जब जहांगीर यहाँ के शासक बने तो इन छोटा नागपुर के क्षेत्र को जो है अपने अधीन करने के लिए एक जो है जफ़र खां बोल करके, है ना, 1612 में उनको यहाँ आक्रमण करके इस क्षेत्र को जो है अपने अधीन करने के लिए आदेश देता है, जफ़र खां बोल करके। किसने? तो जहांगीर ने। ठीक है, अब क्या हुआ, जफ़र खान की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और उनकी मौत हो जाती है। तो जहांगीर की जो इच्छा था वो अधूरा हो जाता है। तो 1516 में फिर आपका बिहार का एक सूबेदार जिसका इब्राहिम खां नाम करके जो व्यक्ति था, उनको वहाँ नियुक्त करते हैं और उनको फिर ये कहते हैं कि जाओ या कि छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है हीरा आदि के खान जो है आपको है, वहाँ के दुर्जनसाल शासक है, तो उनको जो है अब बंदी बना लो, वहाँ के खान वगैरह हीरे की खान में अपना जो है पकड़ बना लो। इस उद्देश्य से इब्राहिम खां अटैक करते हैं यहाँ और दुर्जनसाल को बुरी तरह से परास्त करके बंदी बना करके ये जो है आपका वहाँ आपका क्या बोलते हैं जहांगीर के पास ले जाते हैं और उनको जो है वहाँ 12 साल के लिए ग्वालियर में जो है ग्वालियर के किला में उसको 12 साल तक बंद कर दिया जाता है। ठीक है, फिर जो है छोटा नागपुर क्षेत्र इब्राहिम खान के द्वारा छोटा नागपुर क्षेत्र जीतने की खुशी से जो है आपका जहांगीर ने इसको 4000 मनसबदारी घोषित कर देते हैं इस क्षेत्र के। तो क्या होता है कि एक दिन जो है ये शंख जो हीरे की जो प्राप्त होता था, तो इन्हीं हीरो में से एक हीरा का रंग जो है बैगनी रंग का हीरा आ गया था। ठीक है, तो उन लोग को डाउट हुआ कि आखिर ये बैगनी रंग माने ओरिजिनल है या डुप्लीकेट वाला हीरा है, बैगनी रंग के हीरा जो है ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो इसी की शुद्धता की पहचान के लिए जो है दुर्जनसाल को
वहाँ ग्वालियर के किला से ला करके सभा में प्रस्तुत किया जाता है और उनके द्वारा वो परीक्षण किया जाता है। और कहा जाता है कि उनकी जो है हीरे की पहचान की कुशलता को देख करके जो है आपका औरंगजेब प्रभावित हो जाते हैं और उनको कैद से मुक्त करके जो है राज्य वापस लौटा देते हैं और शाह की उपाधि भी देते हैं। बदले में आपका जाकर के दुर्जन साल ने जो है 6000 वार्षिक कर देने की भी बात को स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये हो जाते हैं। ठीक है, जहांगीर के शासन भी यहाँ पर छोटा नागपुर में स्थापित हो जाती है। ठीक है, अब पलामू के क्षेत्र में चेरो राज्य जो है शक्तिशाली राज्य था। ठीक है ना, हम लोग वहाँ देखें, हम लोग क्या बोलते हैं, अकबर के काल में देखे थे कि ये पलामू के क्षेत्र में जो है मानसिंह के द्वारा ही इस पलामू के क्षेत्र में भी चेरो राज्य पर जो है जीता जाता है ना। उस समय यहाँ के रणपत राय है ना, रणपत राय बोल करके यहाँ के शासक थे अकबर के काल में। और चूँकि फिर जहांगीर के काल में यहाँ पर जो है अनंत राय, याद रखिएगा, अनंत राय का यहाँ पर शासन था, जो आपका भागवत राय का उत्तराधिकारी थे। ठीक है ना। अब क्या हुआ, जहांगीर ने इस जगह पर जो है आपका अफजल खां और इबादत खां दो सेनापति को यहाँ पर भेजते हैं इसको जीतने के लिए, है ना। और चूंकि यहाँ के जो है अनंत राय जो काफ़ी शक्तिशाली शासक थे, तो वो इस क्षेत्र को जीत नहीं पाते हैं। ठीक है, जो है अफजल खां और इमाम खां को ये परास्त कर देते हैं और इनको खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि यहाँ अनंत राय जो है काफ़ी शक्तिशाली शासक थे, अपने साम्राज्य को काफ़ी शक्तिशाली बना दिया था, है ना। फिर जैसे हम लोग देखते हैं कि आपका अनंत राय की जैसे मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद जो है सहबल राय यहाँ के शासक बनते हैं। सहबल राय, अनंत राय की जैसे मृत्यु हो जाती है तो सहबल राय शासक बनते हैं। तो सहबल राय क्या करता है, सड़क-ए-आजम, है ना, मतलब जीटी रोड की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो जीटी रोड में मुगलों के जो काफिला जाता था उनको जो है लूटते थे ये सहबल राय, मुगल काफिलों को, जो मुगल सैनिक को जो भी सामान उमान इधर उधर काफिला सैनिक वगैरह जाते थे, तो ये सहबल राय उनको लूटते थे। तो इसी से गुस्सा करके जो है इन्होंने मुगलों के सैनिकों ने जो सहबल राय पर आक्रमण कर देते हैं जोर से, और सहबल राय को पकड़ करके आपका जाकर के जहांगीर के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और फिर जहांगीर जो है उनको बाघ के पिंजड़े में उसको डाल दिया जाता है सहबल राय को, और कहा जाता है कि बाघ से लड़ते हुए सहबल राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आपका मानभूम क्षेत्र में भी हम लोग देखते हैं। तो मानभूम क्षेत्र में भी कमोबेश वहाँ के एक था राजा हमीर, है ना। मानभूम क्षेत्र में उस टाइम राजा हमीर जो थे, तो वहाँ हमीर भी क्या किए थे कि डर से जो है आत्मसमर्पण कर दिए थे। क्योंकि बंगाल का एक शासक वहाँ पर थे, उसका नाम था आपका इस्लाम खां। बंगाल के सूबेदार था एक इस्लाम खां इस क्षेत्र में, और बिहार का सूबेदार जो है अफजल खां। इन्होंने अपने सैनिक को यहाँ पर भेजे थे। ठीक है, और वहाँ के जो है शासक जो है हमीर, राजा हमीर युद्ध के भय से जो है अपने आप आत्मसमर्पण कर दिए थे। और इस तरह से मानभूम क्षेत्र को भी हम लोग देखते हैं कि जहांगीर के काल में इस क्षेत्र में भी उसका आधिपत्य स्थापित हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हम समझा पाए हैं इस क्लास में। तो एक बार नहीं, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, तो आपकी जो स्टडी किए हैं वो उसमें काफ़ी प्लस पॉइंट आपको मिल जाएगा इस क्लास से जो है। और अगले क्लास जैसे हम लोग फिर इसका 2 पॉइंट हम लोग का बाकी रह गया। एक था आपका शाहजहां और औरंगजेब के, जस्ट इसका अगला क्लास ही हम लोग ले लेंगे। शाहजहां और औरंगजेब के काल में, मुगल काल में झारखंड में क्या स्थिति उनकी, क्या पकड़ थी, वो हम लोग देख लेंगे। और फिर जाकर के मध्यकालीन झारखंड हम लोग का समाप्त हो जाता है। इसके बाद इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देंगे जो PDF के रूप में आप लोग को देंगे। हाँ, आप लोग अगर इस क्लास से अगर रेगुलर जुड़े रहने चाहते हैं तो मेरे नंबर आपको देते हैं, नोट कर लीजिए, 911109869116। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप से मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को आगे ले जा सकते हैं। तो हम लोग इस
ग्रुप में ही जो है इस टॉपिक से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनेंगे इसमें हम पीडीएफ के रूप में डालेंगे और आपको इसके जवाब ईमानदारी पूर्वक देना है और हम यहाँ से आपके रिजल्ट को प्रकाशित करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, है ना। अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, है ना। बड़ों का आदर करें, छोटों को प्यार दें और अपने चरित्र का विकास इस तरह से करें कि पूरी दुनिया आपकी दीवानी हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको जैसे ही वीडियो हम डालेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, है ना। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।